टॉपिक का नाम क्या है? एचआईवी। एचआईवी क्या देखने को मिलता है? इसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के नाम से जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं एचआईवी और एड्स एक ही चीज है तो बोलना कि जी हां नहीं, एचआईवी एक वायरस है जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी को कमजोर करने का काम करता है। ये कैसा वायरस देखने को मिलता है? तो ये आपका सिंगल स्टैंड आरएनए वायरस है। प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और जो कैसा देखने को मिलता है तो याद रखिएगा सर, ये रिट्रोलेंटल फैमिली से बिलोंग करता है। कौन सी फैमिली से? रिट्रोलेंटल फैमिली से बिलोंग करता है। सिंगल स्टैंड आरएनए यानी इसके अंदर एक ही स्टैंड देखने को मिलता है। कौन से वायरस में? एचआईवी वायरस में। नेक्स्ट अगर मैं आपको बात करने की कोशिश करूं कि सर ये एचआईवी वायरस होता है, ये कैसा वायरस होता है, तो ये एक प्रकार का कैप्सुलेटेड होता है। कैसा होता है? कैप्सुलेटेड देखने को मिलता है। ठीक है, अगर मैंने ये आपके सामने ये कैप्सूल बना दिया, ये मेरे दोस्त इसके अंदर मैंने इसका सिंगल स्टैंड बना दिया। अरे ये क्या बना दिया? सिंगल स्टैंड बना दिया। इसके ऊपर ये ग्लाइकोप्रोटीन 41, अरे और इसके ऊपर ये मैं बना रहा हूं ये 120 है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो मैं डायग्राम हजारों बार मैंने ये डायग्राम आपको पढ़ा रखा है और मैंने हर बार बोला था कि ये डायग्राम कोरोना का नहीं है। ध्यान रखिएगा, जितने बच्चों ने इस चीज को भांपा, पहचाना, परखा, पढ़ा होगा कि मैंने ये डायग्राम जब जब आपको पढ़ाया मैंने बोला था कि ये डायग्राम कोरोना का नहीं है, क्योंकि हाँ वो कहते हैं ना, न था अपना फिर भी अपना अपना सा लगा, और बहुत देर बाद किसी से मिलके बहुत अच्छा लगा। और तुम्हें क्या लगा था कि मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर? बताओ तुम्हें मेरा मजाक कैसा लगा? अंदर की तरफ मैंने एक ही स्टैंड बनाया, उसका नाम है सिंगल स्टैंड आरएनए। ध्यान रखिएगा, ये कैसा होता है? सिंगल स्टैंड आरएनए। उसके बाद में ये मैंने आपके काले कलर की जो रेखाएं बनाई है उनको क्या बोला था? कैप्सुलेटेड। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा कि अगर मैं इसका ये स्टैंड बना दूं, अरे ये जो पिंकिश कलर की लेयर देखने को मिलती है इसको बोलते हैं GP41 यानी ग्लाइकोप्रोटीन 41। इसको क्या बोला था? ग्लाइकोप्रोटीन 41 बोला था। और वहीं पे इसके आगे जो आपको ये जो ब्लू कलर का स्पेस दिख रहा है, अरे इसको मैंने क्या बोला था? तो दोस्तों इसको मैंने बोला था GP120 यानी ग्लाइकोप्रोटीन 120 के नाम से जाना। सर इसमें और क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसके अंदर देखने को मिलता है, एक होती है स्ट्रक्चर जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अरे ध्यान रखिएगा, एक है प्रोटीएज, तीन स्ट्रक्चर है ध्यान रखिएगा, एक है इंटरपेज, एक है प्रोटीएज और एक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, एक स्ट्रक्चर का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एक का नाम है प्रोटीएज, एक का नाम है इंटरपेज। ये तीन स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को यानी ऐसा डायग्राम मैंने बोल के बोला था कि इट इज ए एचआईवी वायरस। क्या है? ध्यान रखिएगा, हाँ इंटीग्रेज है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, प्रोटीएज है। लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से सब पढ़े हुए हो। इसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ट्रांसक्रिप्टेज। इसका नाम क्या बना दो? चाहिए प्रोटीएज बना दो, और इसका नाम इंटीग्रेज बना दो। ऐसा डायग्राम मैंने आपको पढ़ाया था, ये एचआईवी वायरस है। प्यारे दोस्तों, अगर मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी कि ये और एड्स अलग चीज है, ये वायरस जो देखने को मिलता है ये हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करने का काम करता है। ये एक ऐसा वायरस है जो इम्यूनिटी को कमजोर करने का काम करेगा। ध्यान रखिएगा, अगर अपन बात करते हैं कि ये जो एचआईवी वायरस होता है इसका काम है, ये टारगेट से कौन सी इम्यूनिटी है, तो उसका नाम है सेलुलर इम्यूनिटी। ये कौन सी इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है? तो दोस्तों मैंने बोला था सेलुलर इम्यूनिटी। और उसमें कौन सी सेल को अफेक्ट करता है? तो CD4 सेल को अफेक्ट करने का काम करता है। कौन सी सेल को करता है? CD4 सेल को। अगर अपन बात करते हैं कि CD4 सेल और CD8 सेल का नॉर्मल रेशियो क्या है, ध्यान रखिएगा, यहां मैं CD4 लिख देता हूं, यहां मैं CD8 लिख देता हूं, तो ये लगभग 800 से 1600 होती है और ये लगभग आपके 400 से लेकर के 800 होती है। अरे ध्यान रखिएगा, ध्यान, यानी कुल मिलाकर के नॉर्मली इनका 2:1 होता है। वो किसका होता है? नॉर्मल का। और जैसे ही इनको एचआईवी होगा तो CD4 घटेगी, CD4 8 इतनी रहेगी तो रेशियो हो जाएगा 1:1।
और जब मरीज एड्स की स्टेज में पहुंचेगा, अभी बताऊंगा एड्स क्या है, तो इनका रेशियो हो जाता है 1:2। ये मैंने आपको स्टार बना करके पढ़ा रखा है, यानी सिर्फ कौन घट रहा है, ये घट रहा है। दूसरा वाला बोला मैं तो पहले भी इतना ही था, अब भी इतना हूं, आगे भी इतना रहूंगा। इसकी वेरिएशन जरूर कहीं किताबें 750 से 1500 बताती है, तो बराबर इसको हाफ कर लेना, जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये तो CD4 सेल के बारे में हो गया। अगला नाम लिख रहा हूं जिसका नाम है एड्स। क्या होता है एड्स, तो उसे बोला जाता है एक्वायर्ड, क्या बोला जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी। क्या बोला जाता है, इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यानी ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट इज सिंड्रोम। तो सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम का आना, सिंड्रोम कहलाता है। आंकड़ा अटक रहा है मेरे दोस्त, अभी तक जिस बच्चे ने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया, एक बार मैक्सिमम लोगों तक कर दीजिएगा। ये आपके कहने से मैं आज इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं, वरना मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम। यहां प्यारे दोस्तों एक्वायर्ड का मतलब प्राप्त किया, कब प्राप्त किया, जब इम्यूनिटी की क्या हुई, कमी हुई, तब हमें मिला। यानी मैं लिख सकता हूं कि एड्स इज ए एंड स्टेज ऑफ HIV। अगर आप मुझसे पूछोगे सर एड्स क्या है, तो मैं इसको बोल सकता हूं एंड स्टेज ऑफ HIV। एंड स्टेज ऑफ HIV को एड्स कहते हैं, या मैं ये कह सकता हूं अनट्रीटेड HIV, या HIV को ट्रीट नहीं किया तो एड्स हो सकता है। या मैं बोल सकता हूं CD4 काउंट लेस देन 200, अगर CD4 काउंट 200 से कम हो गए तो एड्स कहलाएगा। क्या ये बात सही है? जी हां। और इसी को मैं क्या नाम दे सकता हूं, फोर्थ स्टेज ऑफ HIV। HIV की आखिरी स्टेज होती है, उसी को फोर्थ स्टेज ऑफ HIV कह सकते हो। ठीक है, एड्स के दो नाम और होते हैं, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। एड्स को भैया जी और किस नाम से जानते हो, तो सर इसको स्लिम्स डिजीज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? स्लिम्स डिजीज, यानी मरीज में इतनी मसल्स वास्टिंग, इतना पतला कि एकदम आपको कंकाला का कंकाला नजर आता है, और इसी को कहते हैं वास्टिंग सिंड्रोम। और इसी को क्या कहते हो, वास्टिंग सिंड्रोम के नाम से भी जानते हो। तो चाहे वास्टिंग सिंड्रोम बोल दो, स्लिम्स डिजीज बोल दो, एंड स्टेज ऑफ HIV, अनट्रीटेड HIV, CD लेस देन 200, या फोर्थ स्टेज ऑफ HIV, ये सारे के सारे नाम क्या है, एड्स है। ध्यान रखिएगा सर, आप पे पूरा भरोसा है, थैंक यू सो मच। आपका भरोसा जिंदगी भर नहीं टूटने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ध्यान रखिएगा, तो HIV वायरस तो कैसे भी किस में भी आ सकता है, आप में, मेरे में, देश और दुनिया में किसी में, लेकिन एड्स क्या है, एड्स एक गंभीर समस्या है जो ठीक होना मुश्किल है। HIV होना जितना गंभीर नहीं है, उतना एड्स होना गंभीर है। दैट्स क्लियर, यहां तक किसी को कोई तकलीफ मेरे हिसाब से नहीं होगी। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद में भारत में मोस्ट कॉमन है ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस थर्ड, HTLV थर्ड, जिसको PGI चंडीगढ़ ने C के नाम से जाना था। यह मोस्ट कॉमन वेराइटी है, मोस्ट कॉमन वेराइटी इन इंडिया। भारत में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ HIV कौन है? ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस थर्ड। कौन सा होता है? HTLV थर्ड, और थर्ड को ही क्या बोल सकते हो, C बोल सकते हो। अगला पॉइंट नाम करते हैं प्यारे दोस्तों, विंडो पीरियड। अरे अगर बात करता हूं विंडो पीरियड क्या होता है, तो किसी भी पॉजिटिव एजेंट का बॉडी में घुसने से लेकर के एंटीबॉडी डिटेक्ट होने तक का समय, या लेबोरेटरी डिटेक्शन तक का समय क्या कहलाता है? अरे ध्यान रखिएगा, कल पेपर में 66 क्वेश्चन मेरे, वेल डन बेटा। 66 नहीं, चिंता मत कर, सारे के सारे सही होंगे। विशाल बोल रहा है सर डेम्स कोचिंग आपकी वजह से ली, थैंक यू सो मच बेटा। आप सब लोगों का प्यार और विश्वास से सिद्धार्थ की मजबूती है। और ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका विश्वास जब तक मेरे साथ में, निस्वार्थ भाव से मेहनत में कमी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है। ध्यान रखिएगा, यहां मैंने क्या बोल दिया, विंडो पीरियड का मतलब बॉडी में घुसने से लेके लेबोरेटरी डिटेक्शन, ये एंटीबॉडी, और ये समय होता है प्यारे दोस्तों 3 से लेकर के 12 वीक। अलग अलग किताबें अलग अलग देती है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट डाटा आपके सामने है, यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि HIV की ये कुछ जानकारियां कॉमन तो आपने छाप दी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में मैं पहले बताता हूं कौन सी चीजों से रिस्क है और किससे नॉट ए रिस्क, और कौन सी चीजों से रिस्क नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये मैंने पॉइंट इसी प्रकार से मैंने पढ़ा रखे हैं। ध्यान रखिएगा, अगर मैं बोलूं कि ब्लड से होता है तो होता है, अरे सीमन से होता है, स्पर्म से होता है, ओवम से होता है,
एमनियोटिक फ्लूइड से होता है एमनियोटिक फ्लूइड। अरे एमनियोटिक बोल दो, पेरिकार्डियल बोल दो, पेरिकार्डियल बोल दो, पेरिकार्डियल बोल दो, प्लूरल बोल दो, प्लूरल बोल दो, पेरिटोनियल बोल दो, पेरिटोनियल बोल दो। अरे ध्यान रखिएगा, एमनियोटिक, पेरिकार्डियल, इसके अलावा साइनोवियल बोल दो, साइनोवियल फ्लूइड। इन सारे के सारे फ्लूइड से एचआईवी के होने की संभावनाएं है तो है। ब्लड है, स्पर्म है, ओवम है, एमनियोटिक फ्लूइड है, पेरिकार्डियल है, प्लूरल है, पेरिटोनियल है, साइनोवियल फ्लूइड है, इंट्राओकुलर फ्लूइड है। इन सब से एचआईवी की पूरी पूरी रिस्क है। लेकिन किससे नहीं होता? तो एचआईवी सलाइवा से नहीं होता, सलाइवा से नहीं होता, एचआईवी यूरिन से नहीं होता, एचआईवी फीकल कंटेंट से नहीं होता, एचआईवी हैंड शेकिंग से नहीं होता। अरे किससे नहीं होता है? हैंड शेक करने से नहीं होता। अरे ईट टुगेदर, साथ में खाना खाने से, ईट टुगेदर, साथ में खाना खाने से भी एचआईवी नहीं होता। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। यहां मैंने बोल दिया सलाइवा से, यूरिन से, फीकल से। अरे स्पेशल पूछा जाता है किस करने से एचआईवी होता है तो नहीं होता, लेकिन किस करने के बाद और कुछ कर लेते हो तो हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि किस करने से एचआईवी नहीं होता है, लेकिन उसके बाद कुछ गड़बड़ कर दोगे तो वो तुम जाने और तुम्हारे मोरिये बोल सकते हैं मुझे कोई पता नहीं है। सलाइवा, यूरिन, फीकल, हैंड शेकिंग, ईट टुगेदर से चांसेज नहीं है। ध्यान रखिएगा, सलाइवा में इसकी कंसंट्रेशन नहीं पाई जाती है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बीच में कहां मोर और एक्सप्लेक्स घुसा रहे मेरे दोस्त? क्लियर है? ये चीजें हो गई। इसके बाद बात करते हैं सर प्रॉपर मोड ऑफ ट्रांसमिशन में। पहला नाम है मोस्ट कॉमन, उसका नाम है अनप्रोटेक्टेड, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, इंटरकोर्स। ध्यान रखिएगा, विथ इन्फेक्टेड पर्सन। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन का मतलब सर्वाधिक, देश और दुनिया में सबसे ज्यादा किस में चांस है? सबसे ज्यादा, हाँ आंसू में भी नहीं होता, लिख लो, टीयर में नहीं होता, लेक्राइमेशन में। चलो, सबसे कॉमन यानी देश और दुनिया में अगर तुम्हें लाख लोग एचआईवी के मिल रहे हैं तो उनमें सबसे कॉमन क्या मिलेगा? अरे हां, मुस्कुरा के वो यही कहने वाला है। मोनिका बोल रही है सर जो पॉइंट लिखवा रहे हो वो सारे क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं कि मैं आज लिखवा रहा हूं, मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूं, पहले के एपिसोड देख लेना, उन सब में भी यही टॉपिक मिल जाएंगे। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो यहां मैंने बोल दिया अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। अरे आप पॉजिटिव पर्सन के साथ धुआंधार, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, नॉन स्टॉप पारी खेल लोगे टूर्नामेंट की तो हो जाएगा। और ये कॉमन है तो कितने परसेंटेज चांस है बेटा? 87% इससे चांस है। अब आपको पता है इंटरकोर्स होते हैं दो प्रकार के, एक होता है होमोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल का मतलब मेल विथ मेल, फीमेल विथ फीमेल, और दूसरा होता है हिट्रोसेक्सुअल, हिट्रोसेक्सुअल। अब मुझे बताओ कि कॉमन कौन सा होता है, मेल विथ फीमेल या मेल विथ मेल? अरे प्यारे दोस्तों, यहां कौन सा होता है? एम विथ एम, एफ विथ एफ, और यहां क्या होता है? एम विथ एफ या एफ विथ एम। तो ध्यान रखिएगा, कॉमन तो यही होता है। तो फिर से मोस्ट कॉमन कौन सा? तो मोस्ट कॉमन होता है हिट्रोसेक्सुअल। ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। होमोसेक्सुअल कॉमन नहीं खेला जाता है। अरे ध्यान रखिएगा, लेकिन हाईएस्ट रिस्क इनमें पूछे कि सेक्सुअल में खतरनाक कौन, तो सेक्सुअल में डेंजरियस ये होता है उसकी तुलना में, सेक्सुअल में डेंजरियस उसकी तुलना में कौन होता है, तो ये देखने को मिलता है। दैट्स क्लियर। बाकी जितना सामने वाला बोले उसको जवाब उतना ही देना कि मोस्ट कॉमन है ये। लेकिन अगला नाम देखने को मिलता है जिसको बोला जाता है कंटामिनेटेड। अरे अगला नाम है जिसको अपन क्या बोलेंगे? कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अरे कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब आपने एचआईवी वाले मरीज का खून ही किसी को चढ़ा दिया तो अब तो कौन होगा? अब तो सर हारे का सारा, श्याम बाबा हमारा। अरे वो ऊपर वाला बचा सकता है, बाकी चांस है 95 to 100%। तो अगर मैं बोलूं कॉमन होता है अनप्रोटेक्टेड, तो सबसे डेंजरियस कौन सा होता है? मोर डेंजरियस टाइप। अरे देश और दुनिया में सबसे डेंजरियस क्या है कि आपने एचआईवी वाले का खून सामने वाले को चढ़ा दिया। लंका लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी। ये दूसरे नंबर का पॉइंट हो गया। तीसरे नंबर पे होता है कि इन्फेक्टेड आईवी नीडल ड्रग्स।
अरे कुछ लोग नशीली दवाइयों का सेवन करते हैं, यानी पहले तू दवाई ले ले फिर मैं दवाई ले लेता हूं, आपस में सेम इंजेक्शन शेयर करते हैं। हाँ, यारों के यार, उन यारों के यार में चांसेज कितने हैं? 25 से 30% चांसेज होते हैं। यह भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद में क्या देखने को मिलता है? वर्टिकल ट्रांसमिशन। अगला नाम लिखवाया था मैंने, वर्टिकल ट्रांसमिशन। क्या होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन? यानी ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी थ्रू द प्लेसेंटा, यानी प्रेगनेंसी में मां के दो, प्रेगनेंसी में कब की बात है? प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा को क्रॉस करके इंफेक्शन मां से बच्चे में चला जाए। ध्यान रखिएगा, प्रेगनेंसी में इंफेक्शन मां से बच्चे में चला जाए, इसके भी चांस कितने हैं? 25 से 30% मैंने लिखवाए थे, और शायद कल के पेपर में 15 से 30 ऑप्शन था, तो वो एक ही मैच कर रहा था। चलो, और इसके हाईएस्ट चांसेस कब होते हैं? तो इंट्रानेटल, इंट्रानेटल का मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी, इंट्रानेटल का मतलब होता है ड्यूरिंग डिलीवरी, इसीलिए तो अपन डिलीवरी करवाते ही नहीं, पहले सिजेरियन करवा देते हैं। अरे ध्यान है या नहीं है ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इंट्रानेटल या ड्यूरिंग डिलीवरी वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ। वर्टिकल के बाद में और कौन सा देखने को मिलता है? तो ऑक्यूपेशनल। अरे ऑक्यूपेशनल तो अलग से पूरा टॉपिक एक दिन पढ़ाया था कि व्यवसाय के दौरान कितने चांसेज है, तो मैंने बोला था सबसे कम चांसेज इसी के हैं। अरे 1 in 300, 300 लोगों से बचीड़ खाने पे एक लोग में होने के चांसेज है बोले तो 0.37%। हेपेटाइटिस बी के 25 से 30 होते हैं, वहीं पे हेपेटाइटिस सी के 3 से 5% होते हैं। ये भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। और लास्ट मैंने स्टार बना के आपके सामने लिखा था ब्रेस्ट फीडिंग। क्या लिखा था? ब्रेस्ट फीडिंग। और मैंने एक यूनिवर्सल कंसेप्ट भी समझाया था, इसके चांसेज मैंने 5 से 20% बोले थे। और उसके बाद मैंने बोला था कि फॉरेन कंट्री में सिस्टम होता है कि बच्चा सिर्फ मां का दूध और मां का दूध ही पीता है, इसलिए यह चीज क्या होती है कि उसके अंदर कम नुकसानदायी है। लेकिन अपने भारत में क्या है कि मां का दूध पिला के बकरी का पिला दो, बकरी का पिला के मां को पिला दो, मां का पिला के गाय का पिला दो। तो मैंने बोला था कि मदर का ब्रेस्ट मिल्क बहुत सॉफ्ट होता है, दूसरे सारे मिल्क हार्ड होते हैं, ओरल म्यूकोजा डैमेज हो जाती है। तो इनडायरेक्टली इंडिया में इस चीज को फॉलो किया जाता है और ब्रेस्ट फीडिंग को कॉन्ट्रा इंडिकेशन में रखा जाता है। तो ये मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी हुए स्वाहा। उसके बाद मैंने साइन एंड सिम्टम पे चर्चा की थी। प्यारे दोस्तों, समय का अभाव है, स्टेज में नहीं जाने वाला हूं क्योंकि घड़ी की टिक टिक मुझे बार बार बोल रही है। यही है बेटा 360 डिग्री की। बच्चे ने कमेंट में बोला कि सर एचआईवी पढ़ा दो, और ये देख ले कि मेरे को टाइम पास करना होता तो मैं कोई इंस्टाग्राम की रील बना लेता। अरे मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, आप बोल दो कि पढ़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में। इसी को कंसेप्ट लॉजिक और रैशनल के रूप में रखिएगा। स्टेज के नाम पे प्यारे दोस्तों, पहली स्टेज भी अगर मैं आपके सामने बात करूं कि सर स्टेज फर्स्ट में क्या आता है, तो मैक्सिमम एसिम्टोमेटिक मिलते हैं, एसिम्टोमेटिक। अरे आपको मरीज ज्यादातर क्या मिलेंगे? एसिम्टोमेटिक। या फिर उसमें होती है तो क्या देखने को मिलती है आपको? लिम्फेडिनोपैथी। या आपको क्या देखने को मिलती है? लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है। तो पहली स्टेज में कंडीशन क्या होती है कि मैक्सिमम पेशेंट एसिम्टोमेटिक, क्योंकि जैसे जैसे अब इम्यूनिटी कोई टायर की हवा तो है नहीं कि हाथों हाथ निकल जाएगी। इम्यूनिटी ऐसे तो है नहीं कि वायरस घुसान स्वाहा, ऐसा नहीं हो सकता। धीरे धीरे जैसे जैसे इम्यूनिटी घटेगी वैसे वैसे मिलेंगे चांस। तो पहला मैक्सिमम एसिम्टोमेटिक या लिम्फेडिनोपैथी, गला सूज गया, आसपास में स्वेलिंग वगैरह। फिर आती है कुछ समय बाद स्टेज। अब ध्यान रखिएगा, स्टेज इनका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है स्टेज का। सेकंड स्टेज में आपको क्या देखने को मिलती है? तो सर सेकंड स्टेज की कंडीशन में हमें मरीज में क्या देखने को मिलता है? तो वेट लॉस लेस देन 10%, 10% से कम मरीज का वजन घट गया, लेस देन 10% वेट लॉस यहां देखने को मिलता है। इसके अलावा मरीज में क्या देखने को मिलता है? रिकरेंट। अरे क्या देखने को मिलता है? रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ध्यान रखिएगा, समय का अभाव है इसलिए थोड़ी नाम शॉर्ट लिख रहा हूं। अरे पढ़ ले बेटा, अभी बताऊंगा बेटा, ललित वेट कर, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास में चलकर समंदर भी आएगा, और थककर ना बेटे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।
अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में जैसे कि लेरिंजाइटिस हो गया, फेरिंजाइटिस हो गया, साइनुसाइटिस हो गया, ट्रेकाइटिस हो गया, ऐसे बार बार इन्फेक्शन मिल रहे हैं, कभी जुकाम, कभी गला, कभी गले में खरखराहट, ऐसे सिम्टम चल रहे हैं। कहां चल रहे हैं? यहां पे। यहां पर आपको मरीज को फीवर आने लग गया, मरीज को क्या आने लग गया? फीवर आने लग गया। मरीज के अंदर यहां आपको क्या देखने को मिलता है? सॉरी, यहां मरीज के अंदर आपको रिपीटेड टाइम माउथ में अल्सर बनने लगे, मरीज को क्या होने लग गया? फंगल इन्फेक्शन होने लग गया। फंगल इन्फेक्शन बोले तो डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस देखने को मिलता है। यहां आपको मरीज के अंदर क्या देखने को मिलता है? नेल इन्फेक्शन मिल गया, नाखून का इन्फेक्शन हो गया, नाखून का इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। यहां आपको मरीज को फंगल हो गया, नेल इन्फेक्शन हो गया, अल्सर देखने को मिल रहा है। यहां आपको मरीज के अंदर कैंडिडासिस कंडीशन, कैंडिडासिस की शुरुआत हो रही है। अरे कैंडिडासिस सिर्फ क्या हो रहा है? इनिशियली देखने को मिलता है, बहुत इनिशियल का मतलब आना लग रहा है। हर्पी जोस्टर जैसी कंडीशन, सही बात है, हर्पीज जोस्टर, हर्पी जोस्टर ड्यू टू रीएक्टिवेशन ऑफ वेरिसेला जोस्टर वायरस, वेरिसेला जोस्टर के रीएक्टिवेशन से। क्यों? क्योंकि रोग प्रतिरोधक घट रहा है तो बीमारी बढ़ रही है। बार बार मुंह में छाले होना, मेन दो ही बात को खत्म करूं तो पहले में एसिम्प्टोमेटिक लिम्फेडिनोपैथी, स्टेज सेकंड में सीधा बोलो रिपीटेड फंगल इन्फेक्शन है, रिपीटेड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है? ये दो चीजें होगी या नहीं होगी? होगी। तीसरी स्टेज में मरीज प्रवेश कर जाता है जिसका नाम है स्टेज थर्ड। और स्टेज थर्ड में क्या लिखोगे? पहला नाम है वेट लॉस मोर देन 10%। अरे यहां लिखिएगा मरीज को डायरिया, लूज मोशन की दुकान चल रही है 1 महीने से ज्यादा, मरीज को फीवर चल रहा है 1 महीने से ज्यादा। ये चीजें दो पकड़ लेना, कहानी के किरदार समझ लेना। याद रखिएगा स्टेज थर्ड में वजन 10% से ज्यादा, 10% का मतलब 70 किलो का इंसान था तो 7 किलो से ज्यादा घट गया। समझ पा रहे हो? मोर देन 10% वेट लॉस। डायरिया 1 महीने से ज्यादा मरीज को डायरिया हो रहा है तो आप कल्पना कर लेना कि बॉडी में पानी की क्या लेवल रहा होगा। फीवर 1 महीने से ज्यादा हो गया, क्यों? बॉडी की इम्यूनिटी घट गई तो एरा गेरा इन्फेक्शन आ रहा है, मरीज की बॉडी में लग के जा रहा है। यहां अति महत्वपूर्ण स्टार बना के लिखिएगा, इस स्टेज में देखने को मिलता है जिसका नाम है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। क्या देखने को मिलता है? पल्मोनरी टीबी। और पल्मोनरी टीबी किसके कारण होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल बेसिलाई के कारण। और ये आपके प्यारे दोस्तों मोस्ट कॉमन, मैंने स्टार बना के लिखा था, ऑपोर्चुनिस्टिक। अरे मोस्ट कॉमन ऑपोर्चुनिस्टिक इंफेक्शन का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा उसका नाम है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ध्यान रखिएगा उसका नाम क्या है? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीजें, हुआ या नहीं हुआ? हाँ। और अगर ये ऑप्शन में इसके बाद में क्या हो सकता है तो यहां होगा मरीज में ओरल कैंडिडासिस, ओरल कैंडिडासिस। और ओरल कैंडिडासिस इज ए सेकंड मोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। और ये भी मैं कहां लिख रहा हूं? IND बोले तो इंडिया में। ये सारी चीजें कहां लिख दी प्यारे दोस्तों? सर क्यों डरा रहे हो? डराता कौन है? हम तो कहते हैं कि डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, कि डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, मैं बढ़ता चला रास्ता देखकर, मंजिल खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरे हौसले देखकर। प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां मैंने बोल दिया वेट लॉस मोर देन 10, डायरिया 1 महीना, फीवर 1 महीना, मोस्ट कॉमन ये, सेकंड मोस्ट ये। स्टेज 3 हो चुकी है, यहां पे भी जहां रोक लोगे ठीक है, रुक जाएगा, नहीं रोकोगे स्टेज चौथी आ जाएगी। और स्टेज चौथी का नाम ही क्या है? स्टेज 4 का नाम ही सर एड्स है। अब कहलाएगा एड्स। इतनी देर HIV कह रहे थे, अब बोलो एड्स। एड्स का मतलब एक्वायर्ड, प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त कर लिया? इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इतनी ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता घट गई कि हमने अब सिंड्रोम पा लिया। और सिंड्रोम पा लिया तो यहां तुम्हें सबसे पहला होगा न्यूमोसिस्टिक कैर्नी निमोनिया। यहां क्या देखने को मिलता है? न्यूमोसिस्टिक। क्या देखने को मिलता है? न्यूमोसिस्टिक कैर्नी, अरे न्यूमोनिया बोला जाता है, न्यूमोनिया। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके लंग्स का सीवियर टाइप का इंफेक्शन है और पूरे विश्व में मरीज के मौत को घाट उतारने वाला, HIV के मरीज को मौत के घाट उतारने वाला भी कौन होता है? यही देखने को मिलता है।
ध्यान रखिएगा, इसके आगे लिखेगा मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन वर्ल्ड, और रीजन आगे ये भी लिख लेना, एचआईवी के मरीज के मौत के घाट उतारने का कारण भी कौन है, यही। तो मौत के घाट भी यही उतारता है, कॉमन ये होता किससे है, तो ध्यान रखिएगा न्यूमोसिस्टिक जेरिवेसिस से। ये होता किससे है, तो ध्यान रखिएगा एक यीस्ट लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है न्यूमोसिस्टिक क्या होता है, न्यूमोसिस्टिक जेरिवेसी। ध्यान रखिएगा न्यूमोसिस्टिक जेरिवेसिस से देखने को मिलता है। बात समझ में आई, ठीक है। आगे की तरफ बढ़े हैं और यहां क्या देखने को मिलता है, तो यहां सीवियर रिपीटेड इन्फेक्शन देखने को मिलता है, कौन सा, बैक्टीरियल, ठीक है। इसके अलावा यहां आपको क्या हो सकता है, टोक्सोप्लाज्मोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, अरे कौन सा देखने को मिल सकता है, हिस्टोप्लाज्मोसिस, प्लाज्मोसिस। इसके अलावा एचआईवी के मरीज में मोस्ट कॉमन कैंसर का नाम है कपोसी सार्कोमा, कौन सा, कपोसी सार्कोमा। यहां क्या हो सकता है सर, यहां देखने को मिल सकता है हर्पीज सिंप्लेक्स, क्या देखने को मिलता है, हर्पीज सिंप्लेक्स देखने को मिलता है। यहां क्या हो सकता है, तो सर यहां ओरल इसोफेजियल कैंडिडासिस, ओरल इसोफेजियल कैंडिडासिस। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ओरल इसोफेजियल कैंडिडासिस, ध्यान रखिएगा, जो कैंडिडासिस सिर्फ ओरल कैविटी में था वो अब इसोफेगस तक उतर गया, तो कुल मिलाकर के मरना तो निश्चिंत है। अब इतना ज्यादा, और यहां वेट लॉस के लिए अगर मैं बोलूं तो लगभग 50% से ज्यादा वेट लॉस हो चुका है, लगभग 50% से ज्यादा मरीज में वेट लॉस ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है। क्या ये बात आपको क्लियर हुई कि कौन सी चीज कहां किस प्रकार से क्या देखने को मिलता है? पक्का? चलो कमेंट करके बता दो कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी को लपेटूं या रहने दूं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी को लपेटा जाए या आगे चलें। जल्दी से कमेंट करना सारे के सारे बच्चे, आप लोगों के कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। अजय बोल रहा रहने दो, मोनिका बोल रही है जी सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। पैथोफिजियोलॉजी आज लपेट देंगे तो फिर ट्रीटमेंट रह जाएगा, कोई बात नहीं, पैथोफिजियोलॉजी को लपेट लेते हैं, ट्रीटमेंट को और देख लेंगे। तो पैथोफिजियोलॉजी के लिए प्यारे दोस्तों हमें एक वायरस तो पता ही है कि ये रहा हमारा वायरस, अब इस वायरस का नाम है एचआईवी वायरस, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों मैंने बोला था कि एचआईवी वायरस बॉडी में घुसेगा, ये कहां कर गया, बॉडी में एंटर कर गया। अब बॉडी में एंटर कैसे किया, तो इंटरकोर्स के माध्यम से किया होगा, निडल स्टिक इंजरी के माध्यम से हुआ होगा, अरे कंटामिनेटेड ब्लड चढ़ाया होगा, कोई निडल ली होगी, प्लेसेंटा को क्रॉस करके गया, कैसे भी गया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन से पहुंचा दिया, बॉडी में एंटर कर गया। हाँ, अब इसकी टारगेट सेल है जिसका नाम क्या देखने को मिलती है, अरे इसकी प्यारे दोस्तों महबूबा का नाम है टारगेट सेल, और टारगेट सेल का नाम है CD4। अरे कौन सी है, CD4, माना कि ये CD4 देखने को मिलती है, इसका नाम है CD4। ये एचआईवी वायरस आएगा, ये एचआईवी वायरस आकर के आपके CD4 से अटैच होने को, ये रहा एचआईवी वायरस। अब ध्यान रखिएगा कहां अटैच होता है, तो कोई भी चीज कहीं पे भी अटैच होने के लिए उस पर रिसेप्टर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस CD4 सेल के ऊपर CCR5, अरे CCR5 एंड CXCR4 नाम के रिसेप्टर हैं। ध्यान रखिएगा CD4 सेल कंटेन 2 टाइप ऑफ रिसेप्टर, दैट इज कॉल्ड CCR5 एंड CXCR4। क्लियर है? और ये एचआईवी वायरस का जो GP120 है, GP120 ट्राई टू अटैच विथ CCR5 एंड CXCR4, और जैसे ही अटैच होने को गया GP120 डैमेज। अरे GP120 डैमेज हो गया, अब कंडीशन कुछ ऐसी बन चुकी है आपके सामने। अब ये कंडीशन आपके सामने बच गई, यानी ये GP120 था, ग्लाइकोप्रोटीन 120 ट्राई टू अटैच विद द रिसेप्टर, अरे ट्राई टू अटैच विद द रिसेप्टर ऑफ CD4 सेल दैट इज नोन एज CCR5 एंड CXCR4। अटैच होने के चक्कर में शहीद हो गए मासाई जिनका नाम है GP120, पहली स्ट्रक्चर स्वाहा हुई या नहीं हुई, हो गई।
दूसरे नंबर पे अब क्या होगा कि प्यारे दोस्तों, अब आपका जो GP41 है, GP41 इतनी देर रहता है फोल्डेड, यानी यूं मुड़ा हुआ रहता है। अब जैसे ही 120 डैमेज हुआ, GP41 अनफोल्डेड। अब GP41 है वो क्या होगा, अनफोल्ड होगा, अनफोल्डेड, और अनफोल्डेड होकर के ये क्या हो जाएगा, पेनिट्रेट हो जाएगा। कहां हो जाएगा, पेनिट्रेटेड इनटू CD4 सेल। बधाई हो, अब तुम शरीर में नहीं, अरे बधाई हो, अब तुम लोग कहां नहीं, शरीर में नहीं बोल रहा हूं, अरे कहां, अरे क्या हो गया, पेनिट्रेटेड, अरे पेनिट्रेटेड इनटू CD4 सेल। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, फिर से वापस से लाऊं, वायरस का नाम क्लियर हो गया, HIV वायरस है, कैप्सुलेटेड सिंगल स्ट्रैंड RNA, ग्लाइकोप्रोटीन 41, और बाहर की तरफ कौन है, तो आपको पता है कि GP40-120, अंदर कौन है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, प्रोटीएज है, इंटीग्रेज है। 5 ही आइटम है अपने पास। कितने आइटम है, 5। पहले आइटम को शुरू यहां से कर दिया। आपको दिल में क्या है, मेरे दिल में बेटा, ध्यान रखिएगा, बॉडी में एंटर कैसे किया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन से। एंटर करते ही किसको ढूंढा, महबूबा को। महबूबा का नाम क्या गया, महबूबा का नाम है प्यारे दोस्तों CD4 सेल। CD4 सेल कौन सी इम्यूनिटी है, सेलुलर इम्यूनिटी है। बहुत बढ़िया। अगर मैंने बात की कि ये जैसे ही इसको अटैच होने के लिए आया, सबसे पहले कौन टकराएगा, जो सबसे बाहर है, हाँ। और ध्यान रखिएगा, ये अटैच होने को GP120 इससे अटैच होने को आया, रिसेप्टर का नाम है CCR5 एंड CXCR4। अटैच होते ही कौन डिस्ट्रॉय हो गया, 120 डिस्ट्रॉय होते ही कौन निकल के आया, सर 120 डिस्ट्रॉय होते ही GP41 अनफोल्डेड हुआ। अनफोल्डेड होके कहां हो गया, पेनिट्रेट हो गया। अरे अनफोल्डेड, पेनिट्रेट, यानी बधाई हो, तुम लोग अब किस में एंटर कर चुके हो, CD4 के अंदर। ये रही तुम्हारी CD4 सेल, ये रही CD4 सेल, और ये रहा तुम्हारा HIV वायरस, उसमें घुस गया। HIV वायरस कैसा था, सर सिंगल स्ट्रैंड RNA था। अरे HIV वायरस क्या था, सिंगल स्ट्रैंड RNA। दिल से रेस्पेक्ट है आपके नॉलेज को, थैंक यू सो मच डियर। याद रखिएगा कि खाली HIV टॉपिक नहीं, 360 डिग्री हर एक सवाल का जवाब बड़ी शिद्दत से देती है। आज आपने बहुत प्यार भरी नजर से पूछा, इसलिए मैंने बहुत बढ़िया तरीके से लपेट दिया। मुझे एक ही चीज इरिटेट करती है, रिपीटेडली कमेंट। अगर कोई बच्चा एकदम मार्केट में वो होता है ना, स्लाइडों वाली चीज बनाता है ना, कमेंट 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 कमेंट, तब मेरे को दिमाग खराब हो जाता है। बाकी आप आराम से मुझे कोई टॉपिक पूछो, मैं कसम खा के कहता हूं नर्सिंग जगत के हर टॉपिक में जी जान से ऐसे ही पढ़ा दूंगा। अब प्यारे दोस्तों, आप एंटर कर चुके हो, अब तीसरी स्टेज एक्टिव होगी, जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तीसरी स्टेज का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है प्यारे दोस्तों, ये आपका सिंगल स्ट्रैंड जो RNA था, उसको प्यारे दोस्तों ये डबल स्ट्रैंड DNA में कन्वर्ट कर देगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं आपसे पूछूं ट्रांसक्रिप्टेज का काम क्या होता है, नॉर्मली आपने सुना होगा ट्रांसक्रिप्टेज, हाँ, अरे मैसेंजर RNA, tRNA पढ़ा या नहीं पढ़ा, पढ़ा था। तो यहां मैंने क्या बोला, ट्रांसक्रिप्टेज का काम होता है DNA से RNA बनाना। हमारा काम चल रहा है रिवर्स, उल्टा। तो हमने हमारे सिंगल स्ट्रैंड RNA को किसमें कन्वर्ट कर दिया, डबल स्ट्रैंड DNA में। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, सिंगल स्ट्रैंड RNA को हमने डबल स्ट्रैंड DNA में कन्वर्ट कर दिया। और जैसे ही ये डबल स्ट्रैंड DNA में कन्वर्ट किया, इसका काम भी खत्म हुआ। अरे इसका काम भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब चौथी स्टेज आती है, जिसका नाम है इंटीग्रेज। चौथी स्टेज आती है, जिसका नाम है इंटीग्रेज। और ये इंटीग्रेज क्या करती है कि ये जो DNA होता है, इसको न्यूक्लियस की मेन चेन में जोड़ देता है। अरे ध्यान रखिएगा, ये क्या करेगा, एड इनटू न्यूक्लियस मेन चेन। ध्यान रखिएगा, मान लीजिएगा कि ये कोई न्यूक्लियस की चेन चल रही थी। अरे ये न्यूक्लियस की कोई मेन चेन चल रही थी, एक बड़ी सी चेन चल रही थी, जहां सेलों में प्लोरीफरेशन होता है। और उसके अंदर जाकर के इसने किसको टिका दिया, सर इसने जाकर के इसको जोड़ दिया किसमें, अरे ध्यान रखिएगा, ये आपका डबल स्ट्रैंड DNA का HIV वायरस जो बन के आया है, उसको जोड़ दिया किसमें, न्यूक्लियस की मेन चेन में। अब एक चीज को, मेरी बात को ढंग से सुनो, कि जो लोग आतंक फैलाने को आते हैं, जो लोग दहशत फैलाने को आते हैं, जो सामने वाले को बर्बाद करने को आते हैं, क्या उनका टारगेट रहता है कि एक इंसान को मार के तबाही मचाई जाए? नहीं, उनका टारगेट होता है कि सामने वालों में खौफ पैदा करो। ध्यान रखिएगा, सामने वालों में डर पैदा करो, ज्यादा से ज्यादा जनता को मारने की कोशिश करो। हां, ऐसा सुना होगा, अक्सर यही चीज है कि अगर तुम्हारा एक वायरस शरीर में घुसा और वो न्यूक्लियस की एक ही चेन में पड़ा रहेगा, तो एक CD4 मरेगी, और एक CD4 मरेगी तो हमारा बाल भी बांका नहीं होगा।
तो ये कहती है कि मुझे मल्टीपल CD4 सेल को मारना है। ये मैं एक सेल का एक CD4 में पढ़ाया, ऐसा हमारी हजारों सेलों में चल रहा है। उसके लिए क्या होगा, पांचवें नंबर की स्टेज आती है जिसका नाम है प्रोटीएज। प्रोटीएज, और प्रोटीएज क्या कह रही है कि मैं इस न्यूक्लियस की जो मेन चेन है उसको ब्रेक करूंगी। अरे मैं न्यूक्लियस की मेन चेन को क्या करूंगी, ब्रेक करूंगी। अरे इसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, और किस में तोड़ दिया, P24। अरे नाम सुना होगा, P का मतलब प्रोटीन और 24 का मतलब 24 टुकड़े कर दिए। यानी जो जहर का एक पाउच था मुझे पिला के मार दोगे, मैं एक मरूंगा, लेकिन अगर उसकी 4-4 बूंदे सबको पिला दोगे तो क्या पता 30-40 मर जाएंगे। फिर से पैथोफिजियोलॉजी पे वापस आ जाओ, बहुत आसान तरीके से देखो, मैं यहां से वापस रिवाइज करा रहा हूं। ये मैंने वायरस बनाया था, वायरस में 5 चीजों पे फोकस करना है, ध्यान रखिएगा। वायरस में 5 चीजें फोकस करनी है। वायरस है एचआईवी वायरस, सिंगल स्टैंड आरएनए वायरस है, रिट्रोलेंटल है, कैप्सुलेटेड है। ये रहा आपका एचआईवी वायरस सिंगल स्टैंड। हाँ, पहली चीज इसमें सबसे बाहर की तरफ GP120 किसी से अटैच होगी तो पहले टकराएगी। फिर है GP41, जी बोले तो ग्लाइकोप्रोटीन। उसके बाद इसमें एक नाम इंटीग्रेज, प्रोटीएज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। 5 चीजें, पांचों का अपना किरदार है और पांचों के किरदार को इधर अपन ने समझने की कोशिश की है। ध्यान रखिएगा, जैसे ही किसी भी व्यक्ति के शरीर में घुसेगा कैसे, तो हमने समझ लिया किसके माध्यम से, मोड ऑफ ट्रांसमिशन से। एंटर करते ही टारगेट सेल को ढूंढा, नाम है CD4 सेल के लिए GP120 ट्राई टू अटैच विद द CD4 सेल विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर CCR5 एंड CXCR4। ट्राई एट दैट टाइम अटैचमेंट टाइम क्या हो गया कि GP120 डेस्ट्रॉय, और 120 डेस्ट्रॉय होते ही अंदर कौन निकल के आया, GP41 आया, जिसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन 41। वो फोल्डेड था, अब हुआ अनफोल्डेड। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिल रही है, फोल्डेड से अनफोल्डेड हुआ, अनफोल्डेड होते ही पेनिट्रेट हो गया। पेनिट्रेट का मतलब घुस गया। 2 चीजें काम आ गई। तीसरे नंबर पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने सिंगल स्टैंड को डबल स्टैंड में कन्वर्ट किया, और डबल स्टैंड में कन्वर्ट करते ही इंटीग्रेज ने जोड़ने का काम किया, और जोड़ किसमें दिया, न्यूक्लियस की मेन चेन में, जिसके माध्यम से रेप्लिकेशन हो गई, नई चीजें बनेगी तो सेल बर्बाद होगी। और प्रोटीएज नाम का जो फैक्टर था उसने क्या कर दिया, इसके टुकड़े तोड़ दिए, किसमें, P24 में। और ये जो स्मॉल पीसेज होते हैं, अब अगर मैं इसके बाद में देखने की कोशिश करता हूं तो एक तो ये क्या करेगा, स्मॉल पीस क्या करेगा, न्यू वायरस असेंबल कर लेगा। अरे ये क्या कर लेगा, न्यू वायरस असेंबल। अरे न्यू वायरस असेंबल कर लेगा। और दूसरा ये क्या कर देगा, डेस्ट्रॉय CD4। एक तो ये CD4 सेल को डेस्ट्रॉय कर देगा, और ये जो स्मॉल पीस आए उसने नया वायरस बना लिया। फिर इस वायरस से फिर नई सेल, फिर सेल में फिर सेल, फिर सेल में सिर सेल। अब आ जाओ ट्रीटमेंट पे, पढ़ाऊंगा नहीं, समय की सीमाएं समाप्त होती जा रही है, वर्बली बोलता हूं, मजा आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, गड़बड़ थी 5 स्टेज में, ठीक है। अगर बात को सुनो, मान लीजिएगा कि मुझे नीडल प्रिक हुई, अगर मुझे नीडल प्रिक हुई, स्टेज है 5, तो ट्रीटमेंट 5 ट्रीटमेंट को सबसे पहले बोलना शुरू करो। पहली दवाई का नाम है GP120 इनिबिटर, दूसरा ग्रुप का नाम है GP41 इनिबिटर। मेरे साथ में बोलने की कोशिश करो, पहली दवाई का नाम क्या है, ग्रुप का नाम बोल रहा हूं, ग्लाइकोप्रोटीन 120 इनिबिटर। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, दवाई का नाम है मेरोविरेक। दूसरे नंबर पे GP41 इनिबिटर इफाविरेंज। तीसरे नंबर की दवाई है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, जिसमें 2 आते हैं, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर यानी NRTI, दूसरी आती है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर जिसे NNRTI, जिसमें NRTI में नाम है जिडोविडिन, लेमिविडिन, स्टोविडिन, डिडोनोसिन। वहीं पे NNRTI में आता है नेविरेपिन, इल्फिनावियर। चलो इसके बाद इंटीग्रेज इनिबिटर आता है। अरे इंटीग्रेज इनिबिटर में क्या देखने को मिलता है, राल्टेग्राविर। अरे प्रोटीएज इनिबिटर में क्या आएगा, तो रिबाविर, इन्फिराविर, लिबिनावियर, फिबिनावियर है। जिस जिसके पीछे वीर है वो सारी चीजें ये। तो दवाइयों के ग्रुप कितने, 5। पहला ग्रुप GP120 इनिबिटर, दूसरे नंबर पे GP41 इनिबिटर, तीसरा कौन सा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो RTI, जिसके इसके खुद के 2 ग्रुप है, NRTI और NNRTI। आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, कल लिखवा दूंगा। उसका अगला नाम है इंटीग्रेज इनिबिटर, और सबसे लास्ट कौन सा देखने को मिल रहा है, तो प्रोटीएज इनिबिटर। अब बात को बहुत आसान है, अगर एग्जामिनर पूछे किसी भी व्यक्ति को नीडल प्रिक हो गई,
किसी की व्यक्ति को क्या हो गई, निडल प्रिक हो गई, तो सबसे पहले कौन सी दवाई हो गए, तो भाई निडल प्रिक हो गई तो एंट्री को रोको, तो दवाई का नाम बताओ जो एंट्री इनहिबिटर है, तो बेटा जीपी 120 इज ऑल्सो नोन एज एंट्री इनहिबिटर। अगर तुम इसको ब्लॉक कर दो, अगर तुम इसको इनहिबिट कर दो, जीपी 120 को CD4 से अटैच होने को रोक दो, तुम्हारे वायरस जाएगा नहीं। तो फर्स्ट फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी ऑफ द ट्रीटमेंट इज कॉल्ड जीपी 120 इनहिबिटर। लेकिन कुछ ही मिनटों में देनी पड़ेगी, खेल घंटों में नहीं चलेगा। समझ में आई मेरी बात? हाँ, अगर इसका नाम है एंट्री इनहिबिटर, लेकिन जुड़ने का काम कौन करता है? सर जुड़ती तो ये है, पेनिट्रेट ये होती है, तो इसका नाम है फ्यूजन इनहिबिटर। दो दवाइयों के नाम, दवाइयां कितनी? 5, जीपी 120 इनहिबिटर, जीपी 41 इनहिबिटर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, प्रोटीएज इनहिबिटर और इंटीग्रेज इनहिबिटर। एंट्री इनहिबिटर का नाम जीपी 120, फ्यूजन इनहिबिटर का नाम जीपी 41। दैट्स क्लियर है? समझ में आ रही है चीजें? बाकी अगर सर एचआईवी फैल चुका है, आ चुका है, फिर तो ये सारी चलेगी। दूसरा, एचआईवी छोटी बीमारी, बड़ी सर बहुत बड़ी, तो एक दवाई या मल्टीपल कॉम्बिनेशन मोडिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी यूजफुल। अरे इलाज कैसा काम में लोगे? कॉम्बिनेशन मोडिलिटी काम में ली जाती है, यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। चलो, अगर इतनी जानकारियां ले ली, अगर ये वाली चीजें समझ में आ गया, नया वायरस असेंबल हो गया, पैथोफिजियोलॉजी हो गई, साइन एंड सिम्टम हो गया, डायग्नोसिस आज करवा देता हूं, ट्रीटमेंट पे कल बात कर लेंगे। चलो प्यारे दोस्तों, अगला पॉइंट आता है डायग्नोसिस पे कि एचआईवी के मरीज में डायग्नोसिस क्या है। तो भाई बीमारी बड़ी तो जांचें भी बड़ी। डायग्नोसिस होते हैं दो प्रकार के मेरे दोस्त। अरे उन डायग्नोसिस का नाम क्या देखने को मिलता है? दो प्रकार के। एक का नाम है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बेस्ड, और दूसरा होता है जिसको बोला जाता है एंटीजन बेस्ड, और दूसरी जांच का नाम होता है एंटीजन बेस्ड। प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, दुनिया में कंफर्मेशन कौन सी जांच होती है? हमेशा एंटीबॉडी होती है, खाली एचआईवी में नहीं, किसी भी बीमारी का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस हमेशा एंटीबॉडी होता है। लेकिन यहां थोड़ा पंगा है। पंगा यह है कि दरअसल कोई भी बच्चा अगर इन्फेक्टेड मां से पैदा होकर के आता है तो इन्फेक्टेड मां की एंटीबॉडी बच्चे को मिल जाती है, और जो जैसे ही वो पैदा हुआ हमने एंटीबॉडी चेक की, बच्चे में तो पॉजिटिव मिल गई। तो हमें इस चीज से कुंठित नहीं होना है, नाराज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, ये मत बोल देना बच्चा पॉजिटिव है। तो यहां जो नाको नाम का प्रोग्राम क्या है, ये मैं कल के सेशन में पढ़ाऊंगा। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, क्लियर है? इसके अलावा एनएससीपी भी होता है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम भी होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बातें करेंगे अपन। वहां पर प्यारे दोस्तों उसने ये बोला कि 18 महीने से छोटा बच्चा है, लेस देन 18 मंथ, तो ध्यान रखिएगा 18 महीने से छोटा बच्चा है, लेस देन 18 मंथ का, तो उसमें जांच करो एंटीजन। और अगर बच्चे की उम्र 18 महीने से बड़ी है तो अब उसमें कोई मैटरनल एंटीबॉडी नहीं है। समझ में आ गई? दूसरा, एग्जामिनर ने आपको हिंट के नाम पे कभी कभी लैंग्वेज एज में तो कंफर्म है ही, कभी कभी वो कह देता है इन्फेंट, तो बोलना इसको इन्फेंट मान लेना। कभी कभी वो कहता है एडल्ट, तो नॉर्मली आप जिद मत कर लेना सर एडल्ट तो 18 से बड़ा होता है। अरे यहां कवि की कल्पनाओं को समझो, वो कहना चाहता है 18 महीने से छोटे बच्चे में मैटरनल एंटीबॉडी होती है, सो वी शुड गो टू चेक द एंटीजन बेस्ड टेस्ट। और मोर देन 18 मंथ के बच्चे के अंदर मैटरनल एंटीबॉडी नहीं होती तो फिर अपन क्या चेक करेंगे? एंटीबॉडी ही करेंगे। तो यहां जांचें बहुत आती है, जैसे कि वीडीआरएल, वेनेल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, यहां जांच आती है जिसका नाम है एलाइजा, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेट, ऐसे यहां जांच देखने को मिलती है जिसका नाम है ट्राइडोट वगैरह, इम्यून कॉम वगैरह, बहुत सारी जांचें चलती रहेगी। लेकिन सारी दुनिया एक तरफ और वेस्टर्न ब्लॉट एक तरफ। अगर आपसे पूछा जाए कि कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ एचआईवी, बात को सुनिएगा, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ एचआईवी तो वेस्टर्न ब्लॉट, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ एचआईवी मोर देन 18 मंथ तो भी वेस्टर्न ब्लॉट, और कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ एचआईवी इन एडल्ट तो भी वेस्टर्न ब्लॉट। तो तीनों पूछे, सिर्फ एचआईवी पूछे, एड्स पूछे तो भी है, एडल्ट पूछे तो भी है, 18 से ऊपर पूछे तो भी है। कारण बता दिया? जी हां। अगले नाम पे आ जाओ, एंटीजन बेस्ड टेस्ट। एंटीजन में पीसीआर, डीएनए एंटीजन वगैरह होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है P24 एंटीजन।
और मैंने बोल दिया कि 18 महीने से छोटे बच्चे में कौन सा वाला चेक करना है, 18 महीने से छोटे वाले बच्चों में कौन सा चेक करना है, तो आपका जवाब जाएगा सर P24 एंटीजन। तो बच्चों में, इन्फेंट में पूछे तो भी ये, 18 में पूछे तो भी ये, चिल्ड्रंस में पूछे तो भी ये इनके लिए कंफर्मेटरी है। गलती से भी ये जवाब मत देना कि सर एग्जामिनर ने तो कंफर्मेटरी इन इन्फेंट पूछा और मैं भावनाओं में बह के वेस्टर्न ब्लॉट कर दिया, मत बहना। समझ में आ गया? वीडीआर एलाइजा नहीं है बेटा, कन्फर्मेटरी एक ही है। अरे एक कन्फर्मेटरी एक है जिसका नाम है वेस्टर्न ब्लॉट। शायरी किसके लिए बोली? तेरा कमरा एक तरफ, अरे सारी दुनिया एक तरफ और तेरा कमरा एक तरफ। जब से खींचा है उसने खिड़की का पर्दा एक तरफ। समझ में आई? तो कंफर्मेशन पूछे एडल्ट में तो ये, बच्चों में पूछे तो ये। बच्चों का रेशनल क्या है? बिकॉज लेस देन 18 मंथ चाइल्ड हैव प्रेजेंट मैटरनल एंटीबॉडी, सो वी गो फॉर एंटीजन टेस्ट। अब मैं यहां बोल सकता हूं एंटीबॉडी जो टेस्ट होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल हैं। अरे ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल हैं। कौन से प्रोग्राम के तहत देखने को मिलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जांच एंड परामर्श के अंदर इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। अरे इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर आईसीटीसी नाम का प्रोग्राम है। अरे जिसको क्या बोला जाता है? इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर है, नॉट ए ट्रीटमेंट सेंटर। दोनों इसी में आते हैं लेकिन कंफर्मेशन ये है, पीसीआर इसी में आएगा, पीसीआर एंटीजन टेस्ट है। ध्यान रखिएगा, मैंने इंपॉर्टेंट चीज क्या बोला? इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, नॉट ट्रीटमेंट सेंटर। इसको कहते हैं जांच एंड परामर्श के अंदर। अरे इसको आप क्या बोलोगे? जांच एवं परामर्श के अंदर, जांच एंड परामर्श के अंदर जांच होती है। और ये जितनी भी जांचें ये तो होती है फ्री में, लेकिन ये एंटीजन टेस्ट है ये काफी एक्सपेंसिव है, बोले तो कॉस्टली है। ध्यान रखिएगा, ये काफी कॉस्टली देखने को मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, आपने अलग अलग हॉस्पिटलों में अलग अलग कोने में खोपचे में बने हुए ऐसे एरियाज देखे होंगे, क्लियर है, जहां अलग से आराम से व्यक्ति जाता है और जाकर के अपने मन की भड़ास निकल के सामने वाले को कहता है। सामने वाले पूछते हैं कि कैसे हुआ एचआईवी, तो कहता है पता ही नहीं चला, मैं तो कुछ नहीं। शायद तक मैं एक बार सैलून में गया था और फिर मैं सैलून में गया तो वहां बार्बर ने ब्लेड चेंज नहीं की थी और जल्दबाजी के चक्कर में मेरे कट लग गया, मुझे लगता है मुझे वहां हो गया। सामने वाला का तो रोज का काम है, वो कहता है हाँ सही बात है, हो सकता है, कोई चिंता वाली बात नहीं, आपको दवाई दी जाएगी, पूरा इलाज दिया जाएगा, चिंतित होने की जरूरत नहीं है, बढ़िया होगा, शानदार होगा। फिर लास्ट में वो धीरे धीरे रुझान में आता है और धीरे धीरे आकर के वो आपको फिर क्या कहता है कि भैया कंफर्म आप बार्बर की ब्लेड ही लगी थी, ऐसा नहीं कि किसी और कारण से अगर आपको हुआ तो दरअसल बता दीजिएगा, क्योंकि इलाज की दवाई उस हिसाब से चलती है। अगर बार्बर की ब्लेड लगी तो हल्की गोली देनी है, लेकिन अगर कोई टूर्नामेंट जैसा है तो बड़ी गोली देनी पड़ेगी, वरना संभव है नहीं ट्रीटमेंट होना। तो फिर वो थोड़ी देर संकोच रहता है, बताएं नहीं बताएं, फिर कहता है हटा सावन की घटा, अपनी बात सामने वाले को बता, क्योंकि न बताया तो अपना एचआईवी अपने अंदर घातक प्रभाव लाएगा। फिर वो कहता है कि दरअसल बात तो कुछ ऐसी है कि जल्दबाजी का मौसम था, फरवरी का माहौल था, सामने वाले की रजामंदी थी, मौसम के बदलते मिजाज थे, सामने वाले की मुस्कुराहट थी, अरे अवेलेबिलिटी थी, माहौल था, मौका था, मौके पे चौका मार आए और हम तो अपना दिल वहीं पे हार आए, लेकिन लाए कुछ नहीं, आते आते एचआईवी का बोरा भर लाए। तो कुल मिलाकर के ये वही जांच एंड परामर्श के अंदर है। तो कंफर्मेटरी क्लियर हुआ। अब मुझे बताओ कि एचआईवी की इफेक्टिवनेस एआरटी की कैसे देखें? एआरटी भैया जी ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस, एआरटी बोले तो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, अब अच्छी है या बुरी है ये पता करने का तरीका क्या है? तो इसके लिए दोस्त जांच होती है जिसका नाम है CD4 काउंट। अरे इसके लिए जो जांच होती है उस जांच का नाम क्या है? CD4 काउंट। जैसे कि मान लीजिएगा किसी व्यक्ति का ट्रीटमेंट शुरू किया, उस टाइम थी 1000, एक महीने बाद चेक की आ गई 600 पे, इसका मतलब दवाई असर नहीं कर रही है। 2 महीने बाद दवाई चेंज की तो वापस 600, इसका मतलब स्टेबल। तो अगर तुम्हारी CD4 स्टेबल मिले तो ट्रीटमेंट ठीक, बढ़ी हुई मिले तो ट्रीटमेंट जोरदार, और घटती हुई मिले तो ट्रीटमेंट घटिया, तो इफेक्टिवनेस ऑफ एआरटी शुड बी असेस विथ CD4 काउंट। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।